नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है ये देखेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई पे चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता था या नहीं पड़ता था। तो उस चीज़ को हम रिकॉल करेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑन द चेंज ऑफ द स्केल। सेकंड ऑप्शन है ओनली ऑन द चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। थर्ड ऑप्शन है ऑन बोथ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड द चेंज ऑफ स्केल। और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ऑन द चेंज ऑफ स्केल नॉर ऑन द चेंज ऑफ द ओरिजिन। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल मूल बिंदु के परिवर्तन पर के कॉमा पैमाने के परिवर्तन पर नहीं। दूसरा ऑप्शन है केवल पैमाने के परिवर्तन पर कॉमा मूल बिंदु के परिवर्तन पर नहीं। तीसरा ऑप्शन है पैमाने के परिवर्तन व मूल बिंदु के परिवर्तन दोनों पर। और चौथा ऑप्शन है न तो मूल बिंदु के परिवर्तन पर और न ही पैमाने के परिवर्तन पर। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ नोटिस करते हैं उनको अगले क्वेश्चंस पे हम यूज में लेंगे। कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसे हम लिख सकते हैं आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर वेरिएबल एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल वाई। यानी एक्स का मानक विचलन, वेरिएबल एक्स के लिए मानक विचलन और चर वाई के लिए मानक विचलन। इसको और सोल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट के अंदर और इनटू में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। इसकी सहायता से हम ये चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो कोई भी वेरिएबल में अगर क्वांटिटी ऐड की जाती है, मान लीजिए एक्स में ए ऐड कर दिया और वाई में बी ऐड कर दिया, तो इसे कहेंगे हम चेंज इन ओरिजिन यानी मूल बिंदु में परिवर्तन। और अगर मैंने वेरिएबल को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए एक्स को एच से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे कहेंगे चेंज इन स्केल यानी पैमाने में परिवर्तन। तो इस चीज़ को दोनों को एक साथ पढ़ना है तो मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, मैं लेके चल रहा हूँ आर एच एक्स प्लस ए कोमा के वाई प्लस बी। इसकी वैल्यू मैं सोल्व करूंगा और इसकी वैल्यू सोल्व करने पर अगर मुझे आंसर में ए और बी मिलता है तो मैं कहूँगा चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है। और अगर एच और के मिलता है तो मैं कहूँगा चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये चारों मिलते हैं ए बी एच और के तो मैं कहूँगा दोनों का इफेक्ट पड़ता है। और ये चारों ही नहीं मिलते हैं, न ए न बी न एच और न के, तो मैं कहूँगा किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी सिग्मा एक्स को मैंने रिप्लेस किया एच एक्स से, एच एक्स प्लस ए से, तो एच एक्स प्लस ए माइनस इसका अगर एवरेज लेंगे तो एच एक्स बार प्लस ए इनटू में मैंने लिया के वाई प्लस बी माइनस इसका एवरेज करेंगे तो के वाई बार प्लस बी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे डिवाइड में मुझे मिल जाएगा सिग्मा एच एक्स प्लस ए माइनस एच एक्स बार प्लस ए करली ब्रैकेट में कंप्लीट स्क्वायर और ये किसके अंदर, रूट के अंदर। यही चीज़ अब मैं वेरिएबल वाई के लिए लिखूंगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा के वाई प्लस बी माइनस के वाई बार प्लस बी करली ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का एच एक्स प्लस ए और के वाई प्लस बी के लिए। यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ए और बी कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे कहीं पे भी ए और बी नहीं बचा, इसका मतलब ओरिजिन का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ओरिजिन से तो हम फ्री हो गए। अब हमें चेक करना है कि स्केल का इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं और सोल्व करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा सिग्मा एच इंटू एक्स माइनस एक्स बार
इंटू में के इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में रूट के अंदर मुझे मिलेगा सिग्मा एच स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और दूसरा जो रूट है मल्टीप्लाई में उसमें मुझे मिलेगा सिग्मा के स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एच और के कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इन्हें कॉमन ले सकता हूं मैं बाहर। सिग्मा से बाहर लिखा तो मैंने लिखा एच के इंटू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और ये एच स्क्वायर सिग्मा से बाहर आएगा तो रूट के अंदर रहेगा, और रूट एच स्क्वायर का मान होता है मॉडुलस ऑफ एच या प्लस माइनस एच। तो रूट एच स्क्वायर को मैंने सीधा लिखा मॉडुलस एच, इसी प्रकार रूट के स्क्वायर को मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ के। मुझे मिलेगा रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इनटू मुझे मिलेगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं एच और के पॉजिटिव है, अगर एच पॉजिटिव है तो मॉडुलस एच के कुल हो जाता है, और मॉडुलस के किसके बराबर होता है, के के बराबर हो जाता है। तो मुझे मिलेगा एच के अपॉन एच के, और ये जो कंप्लीट हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आर वेरिएबल बिटवीन एक्स वाई के लिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ये कब लिख सकते हैं, जब एच भी पॉजिटिव और क्या हो, के भी पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो मापांक कट गया, इनको आपस में कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, आर एक्स वाई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में मुझे ये मिलता है, और यहाँ पे न तो ए बी है और न एच के हैं। तो इसका मतलब न तो किस पे डिपेंड करता है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है, न चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एच और के पॉजिटिव लिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां पे हमें एच और के क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें एच और के का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। तो आपको एक रिजल्ट याद रहना चाहिए, और वो रिजल्ट क्या है जो कि हम आगे क्वेश्चंस में काम में लेंगे। रिजल्ट है कि आर एच एक्स प्लस ए कोमा के वाई प्लस बी इक्वस टू एच इंटू के अपॉन मॉडुलस एच इंटू मॉडुलस के, और इंटू में आर एक्स वाई। तो अगर वेरिएबल को हम चेंज कर दें, यानी उनमें ओरिजिन और स्केल में चेंज कर दें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। और इसको अगर मैं और सरल करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स वाई। तो ये आपको हम अगले क्वेश्चंस में यूज में लेंगे, तो अब हम बताएंगे इसका क्या यूज है, उसको कैसे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने में उपयोग में लेंगे। चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी में, यानी हम जो चेंज इन स्केल वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, पैमाने में परिवर्तन देखते हैं, तो उसमें एच भी पॉजिटिव होता है, के भी पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चंस में ये अंडरस्टूड होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में हमें और कंडीशन भी मिल सकती है, एच पॉजिटिव के नेगेटिव भी मिल सकता है, या एच नेगेटिव हो के पॉजिटिव मिल सकता है, या दोनों भी नेगेटिव मिल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चंस है तब तो सीधा मान के चलेंगे एच और के पॉजिटिव हैं। अगर चेंज इन स्केल दे रखा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखा है, तब तो दोनों पॉजिटिव मान के चलेंगे। क्वेश्चन दे रखा है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। और इसीलिए हमारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एच एक्स प्लस ए कोमा के वाई प्लस बी इक्वस टू एच इंटू के अपॉन मॉडुलस ऑफ एच इंटू मॉडुलस ऑफ के, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई। दूसरा अगर हम ये कहें कि इसी फॉर्मूले को अगर मैं जो हमारा फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि ताकि सबका एक साथ कंपैरिजन हो जाए, किसमें तो इफेक्ट पड़ता है, किसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर इससे हम लिखेंगे आर एच एक्स प्लस ए कोमा के वाई प्लस बी, तो मुझे मिलेगा कोवेरियंस बिटवीन एच एक्स प्लस ए कोमा के वाई प्लस बी अपॉन सिग्मा एच एक्स प्लस ए इंटू सिग्मा के वाई प्लस बी। और मैं कोवेरियंस जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बता चुका हूँ कि चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता, और चेंज इन स्केल के लिए दोनों बाहर आ जाते हैं। तो एच इंटू के कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई
इसमें भी आप ध्यान रखना चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। इसलिए ये जो एच आएगा वो मॉडुलस से बाहर आएगा, ताकि ये कभी नेगेटिव वैल्यू ना कर दे इसको, इंटू सिग्मा एक्स और मॉडुलस के इंटू सिग्मा वाई। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एच इंटू के अपॉन मॉडुलस एच इंटू मॉडुलस के इंटू में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो यही चीज़ हमने ऊपर प्रूफ की थी। तो लेकिन यहाँ पे इसको बताने का क्या फ़ायदा है, इसमें ये देखिए कि इसमें और इसमें, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में और कोवेरिएंस में और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, तीनों में ही चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इनका जो आपस में जो भी इफेक्ट पड़ता है वो आपस में कैंसिल होके इसमें चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, चेंज ऑफ ओरिजिन की बात आए तो कोवेरिएंस यानी प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, और तीसरा अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक, तीनों में ही चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो इसमें चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इन दोनों में चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कोवेरिएंस की जो रेंज है वो होती है -∞ टू +∞, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू ∞, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है वो होती है -1 टू 1। तो जिसकी भी रेंज है वो इनफाइनाइट होगी, उसमें चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट है। जिसकी भी रेंज इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी उसमें इनफाइनाइट है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि -∞ टू +∞, इसको कह सकते हैं 0 टू ∞। तो इनमें तो चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी भी रेंज फाइनाइट है यानी इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, परिमित है जिसका भी प्रयास, उसमें चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ अपन क्वेश्चन में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इतना अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, तो फिर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन है Which of the following statement regarding correlation coefficient is true for data set n x, y? यानी अगर हम ये कहें कि मान लीजिए x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू है 2 4 7 9 11, तो ये x की वैल्यू है, ये y वेरिएबल की वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं क्या दे दिया 5x, y दे दिया, यानी x और y की 5 वैल्यू का सेट दे दिया। तो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x और y की n वैल्यूज का सेट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट रिमेन अनइफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल बट चेंजेस विद चेंज ऑफ ओरिजिन। सेकंड ऑप्शन है इट रेंज फ्रॉम -1 टू 0। थर्ड ऑप्शन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव व्हेन y डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग ऑफ x थ्रू आउट द रेंज। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन है आंकड़ों n x, y के लिए सहसंबंध गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित रहता है, लेकिन मूल बिंदु के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। तो यानी हमारा अनइफेक्टेड फ्रॉम, हम पढ़ चुके हैं कि अनइफेक्टेड फ्रॉम बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन रहता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि ये तो पैमाने के परिवर्तन से तो प्रभावित रहता है, लेकिन मूल बिंदु के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, जबकि मूल बिंदु के परिवर्तन के साथ भी यह प्रभावित रहता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है ये -1 से 0 के बीच होता है, यानी इसकी रेंज है वो -1 से 0 के बीच में होती है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो रेंज है वो -1 टू 1 होती है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है सहसंबंध ऋणात्मक होता है जब x के घटने के साथ y भी घटता है, यानी जब x डिक्रीज हो रहा है और y भी डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है कि जो r है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। x डिक्रीज हो या x और y दोनों इंक्रीज हो, दोनों डिक्रीज हो या दोनों इंक्रीज हो, तो r पॉजिटिव होता है। एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज हो तो y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होता जबकि पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं,
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है लेट x, y बी टू वेरिएबल्स विद कोरिलेशन कोफिशिएंट रो x, y एंड वेरिएबल u, v बी रिलेटेड टू x, y बाय द रिलेशन u इक्वल्स टू 2x, v इक्वल्स टू 3y देन रो u, v इज इक्वल्स टू। तो एक तो इस क्वेश्चन में है ना r न देकर रो दे रखा है, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा वेरिएबल को, एक वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, दूसरे वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं। माना x, y दो चर हैं जिनका सहसंबंध गुणांक रो x, y है तथा चर u, v संबंध u इक्वल्स टू 2x, v इक्वल्स टू 3y से x तथा y से संबंधित हैं, तब रो u, v का मान है। तो अगर हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं h और k से, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो हमारा रो ऑफ u, v है वो रो ऑफ x, y के इक्वल होगा। यानी हम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें करने चाहिए ताकि ये रिजल्ट में थोड़ा चेंज हो तो हम आंसर गलत ना कर दें। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं लिखूँ रो u, v तो इसके बराबर आएगा रो u की वैल्यू 2x, v की वैल्यू 3y। इसे सॉल्व करते हैं तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 का मॉडुलस इंटू 3 का मॉडुलस इंटू रो ऑफ x, y। तो मैंने लिखवाया था अगर मल्टीप्लाई करते हैं h और k से तो h इंटू के अपॉन h का मॉडुलस इंटू k का मॉडुलस। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 2 का मॉडुलस 2, 3 का मॉडुलस 3 और इंटू रो x, y 6 से 6 कैंसिल। तो हमारा दोबारा आंसर आ गया, वो ऑप्शन फर्स्ट आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट अगेन करेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं इन ऑप्शन की, तो सबसे पहले अगर 6 कब आ सकता है वो देखिए। तो अगर इस क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट न पूछकर कोवेरिएंस पूछ लेते तो हमारा आंसर 6 आता। यानी अगर क्वेश्चन में पूछते कि कोवेरिएंस बिटवीन u, v कितना है, तो हम कहते हैं कि कोवेरिएंस बिटवीन 2x, 3y के इक्वल होगा। u और v की वैल्यू पुट कर दी और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि h और k मल्टीप्लाई में है तो h और k 12 आ जाते हैं। तो कोवेरिएंस बिटवीन x, y और 2 इंटू 3 6। तो क्वेश्चन रैंक में ना होकर कोवेरिएंस में होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता? सेकंड होता। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं और हमें पता है कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है। ये भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है। लेकिन अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? -6 to +6। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की रेंज -1 to 1 है और राइट हैंड साइड की रेंज -6 to +6 है, वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये वैल्यू इसके इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम कोवेरिएंस में देखें तो कोवेरिएंस की रेंज होती है -∞ to +∞। और अगर मैं उसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी रेंज होगी -∞ to +∞। तो कोवेरिएंस के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर किसी भी एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ जैसे √6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/2 से, यहाँ पे ये भी 1 से बड़ी है, ये भी 1 से वैल्यू बड़ी है और ये भी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये तीनों ही केस क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें मेथड भी नहीं आता और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आंसर बता सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है इफ a, b, c, d आर कॉन्स्टेंट सच दैट a एंड c आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। a और c ऑपोजिट साइन के हैं, तो अगर मैं कहूँ कि a पॉजिटिव है तो इसका मतलब c नेगेटिव है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर a नेगेटिव है तो c कैसा है? पॉजिटिव है। यानी हमारे पास ये दो ही पॉसिबल केस हैं, दो ही स्थितियाँ संभव हैं। एंड r इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ax प्लस b एंड cy प्लस d इज इक्वल टू। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ax प्लस b cy प्लस d इक्वल टू निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r ऑफ ax cy। अगर हमें कुछ भी ऐड कर रखा है वेरिएबल्स में तो इसमें b ऐड कर रखा है, इसमें d ऐड कर रखा है, इसका मतलब ये क्या है? चेंज इन ओरिजिन है, मूल बिंदु में परिवर्तन है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको अगर और सॉल्व करके लिखें तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता r,
क्योंकि डायरेक्ट आर तभी लिख सकते हैं जब गारंटी हो कि जो ए और सी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नहीं दे रखे, इसलिए मैं डायरेक्ट आर नहीं लिखा, मैं सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसको मैंने लिखा ए इंटू सी अपॉन ए का मॉडुलस इंटू सी का मॉडुलस इंटू में आर एक्स कॉमा वाई। तो ये अगर h और k था तो h इंटू के अपॉन एच का मॉडुलस इंटू के का मॉडुलस, h की वैल्यू a दे रखी है, k की वैल्यू c दे रखी है, तो मैंने उस फॉर्मूले से लिख दिया। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझें, मान लीजिए a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है, तो एक वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली, एक वैल्यू मैंने नेगेटिव ली। तो a इंटू सी यानी 2 इंटू -3 और a का मॉडुलस यानी 2 का मॉडुलस इंटू सी का मॉडुलस यानी -3 का मॉडुलस। इसे और सोल्व किया तो -6 अपॉन 2 इंटू -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ -6 अपॉन 6, और सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, वो होगी -1। तो अगर a और c ऑपोजिट साइन के हैं तो आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। वैसे अगर हमें कंफर्म होता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो हम उससे भी सोल्व करके, इसको भी सोल्व करके लिख सकते थे, लेकिन 2 केस लेने पड़ेंगे, तो मैं 2 केस लेके नहीं चलना चाह रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो -1 इंटू आर एक्स वाई, और इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ r, तो -r। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो r ना आकर कितना आया है, -r। तो जब भी चेंज इन स्केल करेंगे और a और c पॉजिटिव नहीं दे रखे, या फिर ये कहें कि दोनों ऑपोजिट साइन के दे रखे हैं, तो आंसर r ना आके -r आएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन है, दो चरों x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.6 है, तो u और v के मध्य जहां u = 1 - x/2 और v = y/3+2 है, सहसंबंध गुणांक होगा। If correlation coefficient between two variables x and y is 0.6, then correlation coefficient between u and v, where u = 1 - x/2 and v = y/3+2 is, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0.1, -0.1, 0.6, -0.6। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, तो इससे हम लिख सकते हैं r, u की वैल्यू मैंने पुट की 1 - 1/2 इंटू x, और v की वैल्यू पुट की मैंने 1/3 इंटू y+2। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 ऐड है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 ऐड है, या यहाँ कहें कि हम चेंज इन स्केल के लिए a और b की वैल्यू 1 और 2 है। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म हटा दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे मिलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर वेरिएबल -x/2 एंड +1 y/3। अब अगर इसे h कहें और इसे k कहें तो हमारा फॉर्मूला होता है h इंटू के, तो -1/2 इंटू 1/3 अपॉन में h का मॉडुलस इंटू k का मॉडुलस, और इधर बचेगा r ऑफ x, y। तो ये होगा -1/6, और ये 1/2 इंटू 1/3 1/6, तो मुझे माइनस की वैल्यू मिलेगी, तो माइनस का r, और r हमें गिवन कितना है, जो कि वेरिएबल किसके लिए है, x, y के लिए, और वेरिएबल x और y के लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू दे रखी है 0.6, तो इसकी वैल्यू जाएगी -0.6। तो ये तो मैंने थोड़ा सोल्व करके बताया, हमें क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर टिक करना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, x और y के कोफिशिएंट देखने हैं। अगर दोनों का साइन सेम है तब तो हमारा आंसर 0.6 है, वो 0.6 ही रहेगा, और अगर इनके दोनों के साइन है वो अपोजिट साइन है, तो फिर हमारा आंसर होगा -0.6। यानी जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसका अपोजिट साइन करना है। तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, y का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, यानी दोनों अपोजिट साइन के विपरीत चिन्ह के हैं, और विपरीत चिन्ह के हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में r की जो भी वैल्यू होती है आंसर में वो -r में कन्वर्ट हो जाती है। तो r की वैल्यू है 0.6, तो -r हो जाएगा -0.6, तो सीधा हम टिक कर देंगे -0.6।